चलिए प्राचीन भारत के इतिहास में एक ऐसे राजवंश को जानते हैं जो बहुत अहम था, लेकिन जिसके बारे में अक्सर बात नहीं होती। सातवाहन साम्राज्य। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी है। महान मौर्य साम्राज्य का पतन हो चुका था और भारत के दिल यानी दक्कन के पठार में एक खालीपन था। इसी मौके पर एक राजवंश उभरा और अगले 300 सालों तक इस पूरे इलाके पर छा गया। लेकिन इस साम्राज्य की कहानी की शुरुआत में ही एक पेंच है, एक रहस्य जो जुड़ा है खुद इसके नाम से। ये बहुत अजीब बात है। देखिए, एक तरफ उनके खुद के लिखवाए गए शिलालेख उन्हें सातवाहन कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो बाद के ग्रंथ हैं जैसे पुराण, वो उन्हें आंध्रा के नाम से जानते हैं। और बस यहीं से शुरू होता है पहचान का ये कन्फ्यूजन। तो अब सवाल ये है कि इस पहचान के संकट को सुलझाया कैसे जाए। इसके लिए हमें उनकी जड़ों तक जाना होगा, मतलब ये पता करना होगा कि उनकी शुरुआत असल में हुई कहाँ से थी। अब उनके मूल घर को लेकर दो मुख्य थ्योरीज हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक थ्योरी कहती है कि वो आज के आंध्र प्रदेश से आए थे और दूसरी कहती है कि नहीं, उनका उदय उत्तर पश्चिमी दक्कन यानी आज के महाराष्ट्र में हुआ था। तो चलिए सबूत देखते हैं। पहला सुराग हमें मिलता है उनकी राजधानी से। उनकी पहली और सबसे अहम राजधानी थी प्रतिष्ठान, जो आज के महाराष्ट्र के पैठण में है। दूसरा सबूत है उनकी भाषा। सातवाहनों की जो ऑफिशियल दरबारी भाषा थी वो थी महाराष्ट्री प्राकृत, और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये उस वक्त महाराष्ट्र इलाके की मुख्य भाषा थी। और अब सबसे पुख्ता सबूत, उनके राज के जो सबसे पुराने पत्थर के शिलालेख मिले हैं वो सब के सब महाराष्ट्र में ही पाए गए हैं। तो इन सारे सबूतों को जोड़कर देखें तो एक पूरी कहानी सामने आती है। सातवाहनों ने अपनी शुरुआत महाराष्ट्र से की, फिर अगले 300 सालों में वो पूरब की तरफ फैले और आंध्र के इलाके को जीत लिया। आखिर में जब उनका साम्राज्य सिमटने लगा तो उनका आखिरी गढ़ आंध्र में ही था। यही वजह है कि बाद के इतिहासकारों ने, जिन्होंने पुराण लिखे, उन्हें उनके आखिरी ठिकाने यानी आंध्र के नाम से याद रखा। तो एक तरह से देखें तो दोनों ही नाम अपनी अपनी जगह सही बैठते हैं। तो ये तो हुई उनकी पहचान की कहानी। अब जानते हैं उन महान शासकों के बारे में जिन्होंने इस साम्राज्य को बनाया। तो सबसे पहले आते हैं सिमुक, जिन्होंने इस वंश की नींव रखी। फिर आए सातकर्णी प्रथम, जिन्होंने बड़े बड़े वैदिक यज्ञ करके अपनी ताकत का ऐलान किया। और फिर साम्राज्य के सबसे महान शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी, जिन्होंने इसकी खोई हुई शान को वापस लौटाया। और आखिर में यज्ञश्री सातकर्णी जैसे राजा हुए, जिनके समय में समुद्री व्यापार अपने चरम पर था। शुरुआती राजा सातकर्णी प्रथम ने खुद को एक उपाधि दी, दक्षिणापथपति, यानी दक्षिण की ओर जाने वाले रास्ते का स्वामी। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये एक ऐलान था कि दक्षिण के सारे अहम व्यापारिक रास्तों पर अब उनका कब्जा है। लेकिन फिर आते हैं महान गौतमीपुत्र सातकर्णी, और वो एक ऐसी उपाधि लेते हैं जो और भी विशाल थी, त्रिसमुद्र तोय पीत वाहन। इसका मतलब था वो जिसके घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया हो। ये एक तरह से पूरे भारतीय प्रायद्वीप पर अरब सागर से लेके बंगाल की खाड़ी तक उनके राज का प्रतीक था। लेकिन इस साम्राज्य की सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? वो है इसके अंदर छिपे हुए विरोधाभास, मतलब कॉन्ट्रडिक्शंस। पहला विरोधाभास है इकोनॉमिया को लेकर। एक तरफ देखिए, रोम के साथ जबरदस्त व्यापार हो रहा था, जिससे उनके पास सोने और चांदी के भंडार भरे थे। लेकिन दूसरी तरफ वो अपने रोजमर्रा के सिक्के किस चीज से बना रहे थे? सस्ते से सीसे और पोटीन से। अब ये कोई गरीबी की निशानी नहीं थी, बल्कि ये तो एक कमाल की इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी थी। उन्होंने सोना, चांदी जैसे कीमती धातुओं को सरकारी खजाने में जमा किया और आम लोगों के इस्तेमाल के लिए सीसे के सिक्के चलाए, जो एक तरह की टोकन करेंसी थी। और दूसरा विरोधाभास है धर्म को लेकर। सातवाहन राजा खुद तो पक्के तौर पर वैदिक हिंदू धर्म को मानते थे, लेकिन साथ ही वो भारतीय इतिहास में बौद्ध मठों और बौद्ध कला के सबसे बड़े दानदाता भी थे। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये एक बहुत ही क्लेवर पॉलिटिकल मूव था। राजाओं के हिंदू होने से उन्हें पारंपरिक वैधता मिलती थी और बौद्ध धर्म को दान देने से व्यापारी वर्ग खुश रहता था, जो कि ज्यादातर बौद्ध थे और साम्राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे। जब दौलत और संस्कृति का ऐसा अनोखा संगम हो,
तो क्या होता है? कला और आर्किटेक्चर का एक सुनहरा दौर शुरू होता है। उनकी सांस्कृतिक देन बहुत बड़ी है। उन्होंने महाराष्ट्री प्राकृत भाषा को बढ़ावा दिया। राजा हॉल ने गाथा सप्तशती जैसी प्रेम कविताओं की किताब लिखवाई। उन्होंने कार्ले और भाजा जैसी शानदार गुफाएं बनवाई, जिन्हें चट्टानों को काटकर तैयार किया गया था। और उन्होंने अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट को भी विकसित किया, जो अपनी मूर्तियों के लिए मशहूर है। तो सवाल ये उठता है कि इतना शक्तिशाली, अमीर और समझदार साम्राज्य आखिर खत्म कैसे हो गया? कहानी में ट्विस्ट ये है कि उनका पतन किसी बाहरी दुश्मन की वजह से नहीं हुआ, बल्कि उनके अपने ही सिस्टम की वजह से हुआ। देखिए, इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए उन्होंने शक्तिशाली गवर्नर रखे थे। वक्त के साथ जैसे जैसे राजा की पकड़ कमजोर होती गई, इन्हीं गवर्नरों ने खुद को आजाद घोषित कर दिया और पूरा साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में टूट गया। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि सातवाहनों ने सिर्फ दक्कन पर राज नहीं किया, उन्होंने तो वहां की पहली महान सभ्यता की नींव रखी। वो उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक बहुत जरूरी पुल की तरह थे, जिसने दोनों को जोड़ा। तो आखिर हम उन्हें क्या कहें? सिर्फ शासक, व्यापारी या फिर संस्कृति को जोड़ने वाले? शायद उनकी असली विरासत यही है कि वो एक ही वक्त में ये सब कुछ थे और उन्होंने सत्ता, दौलत और संस्कृति के बीच एक ऐसा संतुलन बनाया जिसने पूरे उपमहाद्वीप के इतिहास को एक नई दिशा दी।